Hello everyone, welcome to MockMentor. In today's video, we would be discussing the annual report of Ombudsman Scheme, which has been recently released by RBI for the year 2024-25. इस वीडियो में we would first begin with the static part of the RBI Integrated Ombudsman Scheme and then continue with the recently released report and talk about all the statistics, the number of complaints received, the nature and everything. So let's begin. ओके तो पहले हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जिसको शॉर्ट में हम आरबीआई आईओएस कहते हैं वो है क्या। ये स्कीम 2021 में लॉन्च हुई थी और ये एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब कस्टमर्स की किसी भी तरीके की कंप्लेन हो उसको सॉल्व करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो आरबीआई ने लॉन्च किया था ताकि कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को फास्ट ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सॉल्व किया जा सके। मतलब अगर आपका डिस्प्यूट किसी बैंक, किसी भी एनबीएफसी या पेमेंट कंपनी के साथ होता है, ऐसी कोई भी एंटिटी जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, वो सारी कंप्लेंट्स आप यहाँ कर सकते हो थ्रू दी आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। इस स्कीम को आरबीआई ने अपनी लीगल पावर्स के बेसिस पर बनाया है जो इन 4 एक्ट्स के थ्रू आती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। इन चारों एक्ट्स के थ्रू आरबीआई ने ये स्कीम 2021 में लॉन्च करी थी। अब इसकी स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है। ये स्कीम इंडिया में कहीं भी किसी भी जोग्राफिकल एरिया में एप्लीकेबल है और उन सारी रेगुलेटेड एंटिटीज पे लगता है जो आरबीआई के रेगुलेटरी पर्व्यू में आती है। सो एनी एंटिटी विच इज कवर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट, ये चारों एक्ट के अंडर अगर कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी आती है, all of them are covered under RBI Integrated Ombudsman Scheme. Now, as I said, it is an integrated ombudsman scheme. इसको integrated scheme क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन 3 स्कीम्स को 2021 में सबज्यूम करके एक सिंगल स्कीम बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम रखा गया। सो प्रायर टू 2021 अगर आपको किसी भी रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट कोई कंप्लेन हो तो एक कंसोलिडेटेड या सिंगल मैकेनिज्म नहीं था। अगर आपको बैंक्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेन तो आपको बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर अप्लाई करना पड़ता था। अगर किसी एनबीएफसी के अगेंस्ट कंप्लेन हो तो ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज के अगेंस्ट ओम्बुड्समैन स्कीम और एनबीएफसी में कंप्लेन करना पड़ता था। और अगर किसी डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन हो तो उसे ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कंप्लेन करना पड़ता था। अब 3 अलग अलग स्कीम्स हो रही थी, रेगुलेटेड एंटिटीज सारी तो आरबीआई के पर्व्यू के अंदर आ रही थी। सो 2021 में इन सारी स्कीम्स को मर्ज करके सबज्यूम करके एक सिंगल इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म ला दिया ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल हैसल फ्री और इजी हो जाए फॉर एवरी कस्टमर। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ओम्बुड्समैन होता क्या है, कौन इसको अपॉइंट करता है? आरबीआई ही ओम्बुड्समैन को अपॉइंट करता है। तो ऑफिसर्स को या तो ओम्बुड्समैन या तो डिप्टी ओम्बुड्समैन की पोजीशन पे अपॉइंट किया जा सकता है और इनका जो टेन्योर होता है वो मैक्सिमम 3 इयर्स होता है। क्या पावर्स एंड फंक्शन दी जाती है ओम्बुड्समैन को? कोई भी डिस्प्यूट लिया जा सकता है बाय द ओम्बुड्समैन विदाउट एनी अपर लिमिट। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कितनी भी लिमिट हो, बिना किसी अपर लिमिट के ओम्बुड्समैन उस कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकता है। कॉम्पनसेशन कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम ₹20 लाख फॉर कॉन्सिक्वेंशियल फाइनेंशियल लॉस। मतलब कितना भी फाइनेंशियल लॉस हुआ हो उसमें मैक्सिमम 20 लाख तक का कॉम्पनसेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। 20 लाख से अगर कम का फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो दैट वुड बी कवर्ड। मैक्सिमम मान लो अगर आपको 50 लाख का फाइनेंशियल लॉस है तो मैक्सिमम यू कैन गेट इज 20 लाख। Plus, there is an 1 lakh compensation for the loss of time, expenses incurred and mental anguish. मतलब कंप्लेन फाइल करने में या सर्विस डिलीवरी में कोई किसी तरीके की दिक्कत हुई है अगर आपको, all of which is also covered in this scheme, जिसको मेंटल harassment या मेंटल एंग्विश के लिए अगेंस्ट 1 लाख रुपए तक का आपको अगेन एक कॉम्पनसेशन मिल सकता है। सो द मैक्सिमम कॉम्पनसेशन इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम कुड रेंज अप टू ₹21 लाख। नाउ रिपोर्टिंग के बारे में बात करें तो आरबीआई एवरी ईयर इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम की रिपोर्ट लेकर आता है।
एज ऑन ईयर एंडेड 31st मार्च। तो अभी ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इट इज फॉर ईयर 24-25। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2024 टू 31st मार्च 2025 जो भी नंबर एंड नेचर ऑफ द कंप्लेंट्स रहा है वो सारी कंप्लेंट्स इस एनुअल रिपोर्ट में कवर है। क्या सारी कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है या कोई कंप्लेन ऐसी है जिनको आरबीआई एक्सेप्ट नहीं करता है अंडर द स्कीम? दीज आर द कंप्लेंट्स व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेड। कौन कौन सी वो कंप्लेंट्स है, लेट्स सी। ऐसी कंप्लेंट्स मेंटेनेबल नहीं होती है जो बैंक के बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड हो। कोई ऐसा डिसीजन जो बैंक के बिजनेस से रिलेटेड हो वो सारी कंप्लेंट्स को आप आईओएस में नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कोई भी आउटसोर्स किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए अगर बैंक कस्टमर सपोर्ट को आउटसोर्स कर देता है। अब अगर आपका कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड कुछ कोई ग्रीवेंस है तो वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं आएगी बिकॉज ये एक आउटसोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये बैंक खुद अपने एम्प्लॉय से नहीं करवा रहा है। थर्ड इज कोई भी जनरल ग्रीवेंस हो मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट। मान लो अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट आपका कोई कंप्लेन है विच इज जनरल इन नेचर, कोई सर्विस डेफिशिएंसी नहीं है, तो ऐसी कंप्लेंट्स को भी यू कैन नॉट entertain under RBI-IOS. Actions taken in compliance with statutory or law enforcement directions, मतलब लॉ एनफोर्समेंट या स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के केसेस को भी नहीं लिया जाता है। कोई ऐसा सर्विस जो आरबीआई के रेगुलेटरी पर्व्यू के बाहर है उनको भी इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। किसी दो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, मान लीजिए कोई दो बैंक्स के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट हो रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक के अगेंस्ट इस स्कीम के अंडर कंप्लेन नहीं कर सकता। किसी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का डिस्प्यूट है, लेट अस अज्यूम कोई एनबीएफसी का एम्प्लॉय है और उसको अपने एम्प्लॉयर्स के साथ किसी तरीके का डिस्प्यूट है, कुछ भी इंटरनल डिस्प्यूट हो, वो भी कंप्लेन आप आरबीआई आईओएस में नहीं कर सकते हैं। ऐसे मैटर्स जो ऑलरेडी सेक्शन 18 ऑफ सीआईसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर है वो भी इसमें नहीं आते हैं। और कस्टमर्स या एंटिटीज जो इस स्कीम के अंडर कवर नहीं होती है, वो जो स्कीम के स्कोप में नहीं आती है, वो सारी कंप्लेंट्स भी नॉन मेंटेनेबल है। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो सिर्फ वैलिड सर्विस रिलेटेड और आरबीआई परव्यू के अंदर आने वाले इश्यूज को ही इस स्कीम के अंदर लिया जा सकता है। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सी कंप्लेन्स को इंक्लूड नहीं करता है। मान लो आपकी कंप्लेन है विच इज मेंटेनेबल अंडर द स्कीम। हाउ डू यू फाइल ए कंप्लेन, व्हाट आर द प्री कंडीशंस? पहला, आप डायरेक्टली ओम्बुड्समैन के पास जाके नहीं कंप्लेन फाइल कर सकते। कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बिफोर ओम्बुड्समैन ओनली इफ, किन दो केसेस में? पहला, आपने आरई को पहले अप्रोच किया हो, ठीक है। मान लो कोई भी सर्विस डेफिशिएंसी है एंड आप बैंक के पास जाते हो कि मुझे इस सर्विस में डेफिशिएंसी है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आई हैव अ कंप्लेन रिगार्डिंग। तो अब बैंक ने वो कंप्लेन एक्सेप्ट करके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अगर रिप्लाई नहीं दिया हो, यू विल हैव टू वेट फॉर 30 डेज। अगर 30 डेज में आपके पास कंप्लेन का कोई रिप्लाई नहीं आता है, देन यू कैन गो टू द ओम्बुड्समैन। सेकेंड इज टाइम लिमिट्स। अगर आपने कंप्लेन फाइल कर दी है लेकिन आपको कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है तो भी आप ओम्बुड्समैन को कंप्लेन कर सकते हो, या रिप्लाई आ गया है तो भी कर सकते हो। व्हाट आर द कंडीशन? पहला, ओम्बुड्समैन को कंप्लेन तब की जा सकती है 1 ईयर फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ रिप्लाई, मतलब रेगुलेटेड एंटिटीज से आपके पास रिप्लाई आ चुका है, रिप्लाई आने के 1 साल के अंदर अंदर आप ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हो फॉर योर ग्रीवेंस रिड्रेसल। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, 1 year and 30 days from the date of complaint if no reply is received। मान लीजिए आप पहले रेगुलेटेड एंटिटी के पास गए हैं, 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो 1 साल प्लस 30 डेज आपके पास टाइम होता है कि आप ओम्बुड्समैन के पास चले जाएं। लेट अस सिंप्लीफाई इट विद एन एग्जांपल। मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक बैंक जाती हूँ और मुझे 1 जनवरी 2025 को मैं बैंक को कंप्लेन करती हूँ कि मुझे आपके सर्विस में कोई फॉल्ट लगा या मेरा ये कंप्लेन है रिगार्डिंग दिस सर्विस। पहला केस, मैंने 1 जनवरी को कंप्लेन करी, बैंक ने मेरी कंप्लेन को 15 जनवरी को रिजेक्ट कर दिया। मतलब मुझे रिप्लाई तो मिला है, 15 दिन के अंदर बैंक ने मेरी रिक्वेस्ट को या मेरे ग्रीवेंस को एक्सेप्ट करके उसका रिप्लाई दे दिया है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ओम्बुड्समैन के पास जा सकती हूँ विद इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई। मेरे पास अगर 15 जनवरी को बैंक का रिप्लाई आया है तो मैं 14 जनवरी तक ओम्बुड्समैन के पास जा सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास रिप्लाई 15 जनवरी को आया है तो मैं 14 जनवरी तक ओम्बुड्समैन के पास जा सकती हूँ। दिस वुड बी द 1 ईयर फ्रॉम द रिसीट ऑफ कंप्लेन। सेकेंड केस है, अगर मेरे पास रिप्लाई नहीं आता है तो मैंने 1 जनवरी को कंप्लेन तो कर दी बैंक को, लेकिन बैंक ने मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया। 31 जनवरी तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया विच इज 30 डेज। अब मैं ओम्बुड्समैन तक कब तक कंप्लेन कर सकती हूँ? मैं ओम्बुड्समैन के पास विद इन 1 ईयर एंड 30 डेज फ्रॉम 1 जनवरी, मतलब जिस दिन मैंने बैंक के पास कंप्लेन फाइल करी थी
उस दिन से लेकर मैं 1 साल और 30 दिन तक कंप्लेन ओम्बुड्समैन को कर सकती हूँ। तो इस केस में मैंने 1 जनवरी को कंप्लेन करी, 31 जनवरी यानी 30 दिन तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं 1 ईयर एंड 30 डेज विच इज 31 जनवरी 2026 मैं तब तक अपनी कंप्लेन ओम्बुड्समैन के पास लेके जा सकती हूँ। ओके, इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती है, जैसे आपका कोई भी केस है वो कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आपकी कंप्लेन जेन्युइन होनी चाहिए, लिमिटेशन पीरियड के अंदर होनी चाहिए, और या आप सारी कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, या कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जिनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यस, देयर आर सम कंप्लेंट्स व्हिच कुड बी रिजेक्टेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। व्हाट आर दोस? फर्स्ट, ऐसी कंप्लेंट जो नॉन मेंटेनेबल होती है, उन कंप्लेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड, एनी कंप्लेंट विच सीक्स एडवाइस और एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको किसी तरीके की एडवाइस चाहिए, किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन चाहिए फ्रॉम रेगुलेटेड एंटिटी। देयर इज नॉट कंप्लेंट रिगार्डिंग डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस या कोई रिड्रेसल करना हो किसी भी सर्विस डेफिशिएंसी का, rather you are asking for advice, that is not entertained. Third is it does not establish deficiency in service, मतलब सर्विस की डेफिशिएंसी किसी भी तरीके से जब प्रूव नहीं होती है, आप किसी भी तरीके से ये नहीं प्रूव कर पा रहे हो कि बैंक ने, एनबीएफसी ने, रेगुलेटेड एंटिटी ने मुझे सर्विस देने में किसी तरीके की कमी करी है, तो वो ऐसी कंप्लेंट्स को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फोर्थ इज सीक्स कॉम्पनसेशन बियॉन्ड द ओम्बुड्समैन पावर, मतलब किसी भी तरीके का एक्सेस कॉम्पनसेशन अगर आप डिमांड कर रहे हो जो ओम्बुड्समैन के पर्व्यू के अंदर या कंफर्ट पावर्स के अंदर नहीं आता है, दोज कंप्लेंट्स आर आल्सो रिजेक्टेड। ऐसी कंप्लेंट जिनको डिलिजेंटली हम परस्यू नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्ली परस्यू नहीं किया गया है, या जिसमें बहुत ज्यादा एविडेंस चाहिए होता है, या किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस या किसी तरीके का इनकन्वीनियंस अगर आपको नहीं हो रहा है, तो ऐसी सारी कंप्लेंट्स को ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर फाइल नहीं किया जाता या रिजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अपील मैकेनिज्म। लेट अस सपोज कि ओम्बुड्समैन ने एक अवार्ड पास कर दिया है अगेंस्ट अ रेगुलेटेड एंटिटी। रेगुलेटेड एंटिटी को लगता है कि ये गलत अवार्ड है, तो इसके अगेंस्ट वो अपील कर सकते हैं, मतलब वो बता सकते हैं कि देयर माइट बी समथिंग व्हिच यू नीड व्हिच माइट नॉट बी करेक्ट। वो क्या चीज है? पहला है, कोई भी अपील अलाउ नहीं होती है ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी ने कोई डॉक्यूमेंट सही से अटैच नहीं किए हो, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए हो, उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो वो सारी अपील्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है, वो सारी अपील अलाउ नहीं होती है। सेकंड, 30 डेज के अंदर अंदर अपील को फाइल किया जा सकता है। कब? जब अवार्ड इज पास्ड ऑन मेरिट या कोई सर्टेन टाइप का कंप्लेंट का क्लोजर हो सकता है, इनके अगेंस्ट ही 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी अवार्ड के अगेंस्ट अपील कर सकती है। लेकिन अपील करने के लिए चेयरमैन, एमडी, सीईओ या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है, इनके अप्रूवल के बिना अपील नहीं की जा सकती। एंड 30 दिन का वैसे तो टाइम दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ वैलिड रीजन है या वैलिड कॉज है तो 30 दिन के आगे भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक एडिशनल 30 डेज भी प्रोवाइड किए जा सकता है। सो ऑन टोटल 60 डेज इन स्पेशल केसेस इज आल्सो प्रोवाइडेड अंडर द अपील mechanism. Okay, so we have covered the starter part of the report. Let us now go to the recently released report for the year 24-25. तो ये रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 की जो एनुअल रिपोर्ट आई है, इसमें जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल रिलेटेड जो कंप्लेंट्स, द एंटिटीज अगेंस्ट व्हिच द कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड, all of which is considered in this report. The overview of grievance redressal activities is undertaken by the 24 offices of the RBI Ombudsman. So the RBI Ombudsman has 24 offices in the country. The CRPC, which is the Centralized Receipt and Processing Center, and the Contact Center during the year. मतलब अगर आपको इस स्कीम के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है तो देयर आर वेरियस मोड्स। फर्स्ट वन इज द डिजिटल मोड, ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो, अदरवाइज थ्रू द सीएमएस पोर्टल होता है, उस सीएमएस पोर्टल के अगेंस्ट के थ्रू भी आप कंप्लेन कर सकते हो। 24 ऑफिसेज है आरबीआई ओम्बुड्समैन के, वहां पे आपकी कंप्लेन को रिड्रेस किया जाता है। एंड कॉन्टैक्ट सेंटर है, मतलब एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप वहां पे भी कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। अब इस स्कीम के अंदर कवरेज मतलब कौन कौन सी एंटिटीज कवर्ड है। फर्स्ट इज बैंक्स। बैंक्स में कोई भी कमर्शियल बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन बैंक हो, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। मतलब इसके अलावा तो सारे बैंक्स कवर्ड है, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए डिपॉजिट साइज या तो 50 करोड़ है या उससे ज्यादा, वो सारे बैंक्स इसके अंदर कवर होते हैं। सेकेंड इज एनबीएफसी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो कोई भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो इस
स्कीम के पर्व्यू में आती है। एंड सेकंड, एनबीएफसीज विद कस्टमर इंटरफेस एंड एसेट साइज ऑफ ₹100 crore एंड अबव। कोई भी ऐसा एनबीएफसी जिसमें कोई किसी भी तरीके का कस्टमर इंटरफेस है एंड जिनका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इंक्लूड नहीं होती है। उसके अलावा कोई भी एनबीएफसी का 100 करोड़ या उससे ज्यादा का एसेट साइज होना चाहिए। एंड फॉर नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 50 करोड़ का डिपॉजिट साइज होना चाहिए। नेक्स्ट इज पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट। कोई भी पेमेंट सिस्टम का पार्टिसिपेंट हो या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हो, all of them comes under the purview of RBI, hence they are covered under the scheme. Now let us talk about the receipt of complaints. इस साल में कितनी complaints आई है? There have been 13,34,244 registered complaints under the scheme. Last year, it stood at 11,75,075. So as you can see, there has been an increase, which is approximately of 13.55%. तो पिछले साल से इस साल 13.55% का increase हुआ है in the number of complaints. अभी approximately कितनी 13 लाख complaints register हुई थी पिछले एक साल में। अगर हम नेचर ऑफ कंप्लेंट्स के बारे में बात करें, इन टोटल 13,34,244 कंप्लेंट्स में से 91.22% ऑफ द कंप्लेंट्स डिजिटल मोड्स के थ्रू थी। तो डिजिटल मोड्स क्या है? या तो सीएमएस पोर्टल या ईमेल के थ्रू। तो इन टोटल कंप्लेंट्स में से 91% कंप्लेंट को सीएमएस पोर्टल या ईमेल डिजिटल मोड्स के थ्रू रिसीव किया गया एंड द रेस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स वर रिसीव थ्रू फिजिकल मोड। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो लोन्स एंड एडवांसेस के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कंप्लेन आई है इन द ईयर। लास्ट ईयर एज वेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 loans and advances was the largest category. This year too it is the largest category. Second highest is credit cards and third is related to mobile and electronic banking. इसमें decline हुआ है 12.74% का as compared to last year. Non-bank payment system participant, mobile and electronic banking related complaints सबसे ज्यादा थी. It had the highest share for non-bank payment system participants. उनके लिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट ज्यादा थी. जनरली अगर हम देखें तो लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड कंप्लेंट सबसे ज्यादा थी, विच वाज फॉलोड बाय क्रेडिट कार्ड्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशन बेस्ड और रेगुलेटेड एंटिटीज के हिसाब से बैंक्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई है, विच इज 81.53% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स. सो 13,34,244 कंप्लेंट्स में से 81.53% कंप्लेंट्स बैंक्स के अगेंस्ट थी. उसके बाद एनबीएफसीज के अगेंस्ट थी 14.8% कंप्लेंट्स. दिस इज आउट ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स. अब अगर हम बैंक वाइज ट्रेंड्स देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में अर्लियर मतलब लास्ट ईयर 34.39% ऑफ द कंप्लेंट्स थी. ये इंक्रीज हो गई है टू 37.53%. दिस इज द टोटल ऑफ दिस इज द परसेंटेज आउट ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड. So for private sector banks, last year it was 34% of the complaints. This year it is 37% of the complaints. But if we talk about public sector banks, there has been a decline in the percentage value. Public sector banks में last year 38% complaints थी. This year it has been declined to 34.8%. And small finance के banks के बारे में अगर हम बात करें तो उनके against complaint में 42% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. इस साल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अगेंस्ट 42% का राइज हुआ है फॉर द कंप्लेंट्स. अब अगर हम कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो के बारे में बात करें, मतलब कितनी कंप्लेंट्स हमारी कन्वर्ट हो पा रही है, फॉरेन बैंक्स में सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेशियो है. उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक, पेमेंट बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक. तो सबसे ज्यादा फॉरेन बैंक्स में कन्वर्जन है एंड उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक. अब अगर हम कंप्लेंट्स के डिस्पोजल के बारे में बात करें, टोटल कंप्लेंट्स वर 13 lakhs. 2,90,567 complaints were disposed of. इसमें बैकलॉग भी है, मतलब प्रीवियस ईयर की अगर कोई कंप्लेन होगी उसको भी इंक्लूड करके 2,90,000 complaints were disposed of in this year. तो डिस्पोजल रेट stands at 93.07%. 93.07% of the complaints are disposed of. Now let us talk about the cost efficiency. Last year to dispose a complaint या एक कंप्लेंट के ऊपर कितना कॉस्ट आता था? 1732. Last year 1732 rupees was the average cost हर कंप्लेंट पे. इस साल ये डिक्लाइन होके 1581
1582 हो चुका है। तो लास्ट ईयर जो अराउंड 1700 रुपए था, इस बार एक कंप्लेन के लिए वो अराउंड 1500 रुपए हो गया। जो कंप्लेन रिसीव हुई है वो चंडीगढ़ से रिसीव हुई है, विच इज बीन फॉलोड बाय दिल्ली, देन गुजरात। एंड अगर हम लोएस्ट कंप्लेन्स के बारे में बात करें तो मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर एंड मेघालय जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पे सबसे कम कंप्लेन रिसीव हुई है, सबसे ज्यादा चंडीगढ़ एंड दिल्ली में रिसीव हुई है। अगर हम पूरे इंडिया के बारे में बात करें तो कंप्लेन्स पर लाख अकाउंट earlier in the last financial year it was 8.9, it has now been declined to 7.7। तो अर्लियर 1 लाख अकाउंट के ऊपर 8.9 कंप्लेन्स आती थी, इस साल 1 लाख अकाउंट के ऊपर 7.7 कंप्लेन्स आई। सो दीज वर द नंबर्स। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि किस तरीके का सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं अंडर द स्कीम, सो देयर इज अ सीआरपीसी व्हिच इज अ सेंट्रलाइज्ड रिसीट प्रोसेसिंग सेंटर। इट इज लोकेटेड एट चंडीगढ़। पूरे इंडिया में सिर्फ एक सीआरपीसी है और ये नवंबर 2021 मतलब जब से इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम आई है तब से ये ऑपरेशनल है। ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ रिसीट है, किसके लिए? किसी भी तरीके की फिजिकल कंप्लेंट या किसी भी तरीके की ईमेल कंप्लेन जो है वो सीआरपीसी चंडीगढ़ में जाती है। तो अगर आपको फिजिकल कंप्लेन करनी है, यू कैन रीच आउट टू सीआरपीसी चंडीगढ़, और ईमेल कंप्लेन्स आर आल्सो हैंडल्ड बाय सीआरपीसी चंडीगढ़। अदर देन दैट देयर इज अनदर वे टू कंप्लेन थ्रू द सीएमएस पोर्टल which is not solely handled by the CRPC over here. Now, complaints received through CP grams are outside RBI-IOS framework with effect from January 1, 2025। मतलब लास्ट ईयर तक सीपी ग्राम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, वहां पे भी अगर कोई कंप्लेन की जाती थी तो वो आरबीआई आईओएस के अंदर आती थी। लेकिन 1 जनवरी 2025 से सीपी ग्राम्स की कंप्लेन को इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में इंक्लूड नहीं किया जाता। सो लास्ट ईयर का जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें सीपी ग्राम्स वाली कंप्लेन भी इंक्लूडेड थी, बट सिंस इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 1 जनवरी, सीपी ग्राम्स की कंप्लेन इसमें नहीं इंक्लूड होती। Then contact center, there are total 3 contact center which are in Chandigarh, Bhubaneswar and Kochi। एक टोल फ्री contact नंबर है 14448, उस पे कॉल करके आप अबाउट द स्कीम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या आरबीआई का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर आपको कंप्लेन फाइल करने में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है, वो भी इन कंटैक्ट सेंटर के थ्रू आपको हेल्प मिल जाती है, या आपने कोई कंप्लेन करी है और उसका आपको स्टेटस चेक करना है, तो वो भी इस टोल फ्री contact number के थ्रू you can get the information on। So this was the complete breakdown of the RBI Integrated Ombudsman Scheme and its latest report. Thank you so much for watching.